हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी, लेसन नंबर 5, पादप जल संबंध, क्लास 12। इसमें मैंने अब तक जो आपको पढ़ाया है मैं हल्का सा उसके बारे में बता देता हूं। पादप जल संबंध जो है उसमें हम पादप का जो संबंध है पानी के अलावा खनिज लवण, वायु में उपस्थित गैस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि के साथ हम इसका संबंध देखते हैं। तो इस संबंध को देखने के लिए हम इनमें होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं और इनमें मुख्य रूप से दो घटनाएं होती हैं जिनके द्वारा पानी, खनिज लवण, कुछ पादपों में गति, गैसों का विनिमय आदि घटनाएं संपन्न होती हैं। पहली जो घटना है वो है विसरण के बारे में आपको मैंने ये चीजें पढ़ाई थी। सबसे पहले मैंने आपको परिभाषा बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया कि विसरण वह घटना है जिसमें ठोस, द्रव या गैस के कण अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विस्तृत होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पानी में शक्कर का या नमक का घुलना। फिर हमने बात की थी दूसरी परिभाषा स्वतंत्र विसरण की। स्वतंत्र विसरण में मैंने आपको बताया कि विकसित होने वाले जो कण हैं, यदि किसी तंत्र में विभिन्न प्रकार के कण उपस्थित हैं तो उन कणों की उपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल अपने अणुओं की सांद्रता पर विसरण निर्भर करता है। इसे कहते हैं स्वतंत्र विसरण। अर्थात यदि ऑक्सीजन गैस वातावरण से पौधे में आती है तो अन्य गैसें या अन्य गैसों की उपस्थिति ऑक्सीजन को प्रभावित नहीं करती है। केवल हम इस बात को देखते हैं कि ऑक्सीजन की सांद्रता वायुमंडल में क्या है और पौधे के अंदर क्या है। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण को मुख्य रूप से 4 कारक प्रभावित करते हैं। पहला ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इस कारण विसरण बढ़ता है। दूसरा मैंने आपको बताया दाब बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ती है। तीसरा मैंने आपको बताया कणों का आकार, यदि कण छोटे आकार के हैं तो विसरण की दर अधिक होगी, यदि कणों का आकार बड़ा है तो विसरण की दर कम होगी। और चौथा मैंने आपको बताया था घनत्व और विसरण में संबंध बताया था मैंने आपको। विसरण समानुपाती होता है 1/√, घनत्व के, अर्थात ज्यादा घनत्व वाले जो पदार्थ हैं उनमें विसरण कम होता है और कम घनत्व वाले पदार्थों में विसरण की दर अधिक होती है। उसके बाद मैंने आपको परिभाषा बताई थी विसरण दाब की जब पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो वे जिस पदार्थ पर विस्तृत हो रहे हैं उस पर एक दाब डालते हैं, इसी को विसरण दाब कहते हैं। उसके बाद दूसरा अपन ने घटना पड़ी थी परासरण की। विसरण और परासरण में मुख्य जो अंतर है वो मैंने आपको बताया था। विसरण में किसी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परासरण को समझाने के लिए हमें एक अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है। और परासरण की जो मुख्य घटना है वो क्या है? विलायक या जल के अणुओं की गति। अब जल के अणुओं की गति को दो तरह से परिभाषित करते हैं, या यूं कह सकते हैं हम परासरण को दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहली परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से हुए अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना परासरण कहलाता है। अगर अपन इसको विलयन के माध्यम से समझें तो मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि विलायक के अणु
कम सांद्र विलयन से अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए अधिक सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, इस घटना को परासरण कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था परासरण के प्रकार। परासरण दो प्रकार का होता है, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। अंतःपरासरण जब कोशिका की जो सांद्रता है वो कम होती है, अर्थात जब पानी या विलायक जो है जब बाहर से कोशिका में प्रवेश करता है तो उसे अंतःपरासरण कहते हैं। जैसे किशमिश, उसको अगर आप पानी में रखेंगे तो किशमिश फूल जाएगी। क्यों फूली किशमिश? क्योंकि किशमिश जो है वो जो कोशिका से बनी हुई है उसका जो कोशिका द्रव है वो बाहर पानी की तुलना में ज्यादा सांद्र है। तो ज्यादा सांद्र है और पानी कम सांद्र है, तो पानी अपनी कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्थात किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसे कहते हैं अंतःपरासरण। और अंतःपरासरण की घटना पूछा जाता है किस विलयन में संपन्न होती है? वो होती है अल्प परासरी विलयन। तो यहां पर ये बात ध्यान रखने की है, अल्प परासरी विलयन। क्या होता है अल्प परासरी विलयन? वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से कम होती है उसे अल्प परासरी विलयन कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया बाह्य परासरण। बाह्य परासरण क्या होता है? जब पानी कोशिका के बाहर निकलने लगता है, कोशिका से बाहर निकलने लगता है तो उसे बाह्य परासरण कहते हैं। बाह्य परासरण में कोशिका की या कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है उसकी सांद्रता बाहर जो विलयन है उसकी सांद्रता से कम होती है और कम होने के कारण पानी कोशिका से बाहर की ओर निकलने लगता है। बाह्य परासरण के कारण और अंतःपरासरण के कारण जो है एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, बाह्य परासरण किसमें होता है, किस प्रकार के विलयन में? अधिपरासरी। क्या होता है अधिपरासरी विलयन? वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका की सांद्रता से क्या हो? अधिक हो, उसे कहते हैं अधिपरासरी विलयन। अब ध्यान से समझना, दोनों जो घटनाएं हैं अंतःपरासरण और बाह्य परासरण, तो अंतःपरासरण की घटना में तो क्या होगा? कोशिका स्फीत हो जाएगी। स्फीत का मतलब होता है फूलना। और बाह्य परासरण में क्या होगा? कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना, अंतःपरासरण में तो कोशिका फूल जाती है, बाह्य परासरण में कोशिका सिकुड़ जाती है। और इस बाह्य परासरण के कारण एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जीव द्रव्य कुंचन। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब अगला टॉपिक है थिसिल कीप द्वारा परासरण की क्रिया को समझाना। थिसिल कीप इस प्रकार से कीप होता है, नीचे की ओर चौड़ा होता है ये। इसको हमने एक पात्र में रख दिया।